अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? 29 नवंबर 2022 को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है एक नया आर्मी चीफ पाकिस्तानी आर्मी की कमांड को संभालेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट होता है। फिर इसके बाद हम जनरल कमर जावेद बाजवा की जो 2016 से लेकर 2022 का जो टेन्योर है, इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी वाक़यात और बैरूनी वाक़यात जो दुनिया में रोनुमा हुए हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी नज़र डालेंगे। फिर इसके बाद जो आइंदा आने वाला आर्मी चीफ़ होंगे, उनके लिए कौन से नए चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्मी चीफ़ की तकर्री के अमल को देख लेते हैं। दोस्तों, होता यूँ है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए GHQ से नाम तलब करती है। सबसे पहले अगर 2 सीटें खाली हो तो उसके लिए 5 नाम आते हैं, और अगर 1 सीट खाली हो तो उसके लिए 3 नाम आते हैं। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इन नामों को लेकर विदाउट एनी रिकमेंडेशन वो सीधा वज़ीर-ए-आज़म को जमा करवा देती है। दोस्तों, GHQ में एक अपना भी क्राइटेरिया होता है कि आया कि कौन से नाम वो एलिजिबल समझती हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए PM हाउस को दें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो सारे के सारे नाम जो भेजेंगे उनमें से सारे के सारे लेफ्टिनेंट जनरल हों। एक बात। दूसरी बात ये है कि उन तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स ने कोई ना कोई कोर को कमांड किया हो। जी हाँ, उन लेफ्टिनेंट जनरल्स का कोर कमांडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कोर सिर्फ़ और सिर्फ फाइटिंग कोर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल मेडिकल कोर का है तो वो आर्मी चीफ़ के लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह ही अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल सर्विसेज कोर का है तो वो भी आर्मी चीफ़ की जो क्राइटेरिया उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फाइटिंग कोर्स के ही जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं वही एलिजिबल्स होते हैं, और उन्हीं के नाम आगे मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया में और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें एक बहस होती है कि जो ISI चीफ़ होते हैं क्या ये भी आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ़ की दौड़ में ये भी शामिल होते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड होते हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। फिर इसके साथ जो ISI के चीफ़ होते हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। हमारे सामने कुछ मिसालें हैं जो कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनरल एहसानुल हक, ये भी DG ISI थे। फिर इसके बाद जो जनरल कियानी हैं जिन्होंने एक्सटेंशन भी ली थी नॉर्मल डेज़ में, वो भी ISI चीफ़ थे। दोस्तों, अगर हम आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिहाज से पाकिस्तान का जो आइन है उसको देखें तो उसमें कुछ हमें इतना ख़ास नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक साफ़ बात लिखी गई है कि जो भी सर्विसेज चीफ़ होंगे, आर्मी चीफ़, एयर फोर्स चीफ़, नेवी चीफ़, वो सिविलियन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट जो है वो उन लोगों को हायर करते हैं, उन लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी फोर्सेस में एक ओहदा होता है जिसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों, ये ओहदा आर्मी चीफ से अलग होता है, और ये ओहदा जो है ना प्रोटोकॉल के लिहाज से आर्मी चीफ से बड़ा होता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक सदर की हैसियत है। वैसे तो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, लेकिन एक आइनी तौर पर एक बहुत बड़ा ओहदा सदर का रख दिया गया है। इसी तरह ही फोर्सेस में जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो आर्मी चीफ़ के पास होती हैं, लेकिन ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं ये एक कमेटी के सरबराह होते हैं। प्रोटोकॉल के लिहाज से ये तमाम सर्विसेज चीफ से बड़े होते हैं, लेकिन ये जस्ट एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन जो असल जो फ़ैसला होता है वो आर्मी चीफ़ का ही होता है। दोस्तों, ये तो मुख्तसर सा प्रोटोकॉल था जो कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए इस्तेमाल होता है या इस पर अमल किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि 29 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो खिदमात है 2016 से लेकर 2022 तक, उस पर नज़र डाल देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है पाकिस्तान के अंदर वो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद। जी हाँ, जो इनसे पहले जो आर्मी चीफ़ थे जनरल राहील शरीफ,
उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था ज़रब अज़ब, जो कि पाकिस्तान की सरहदों पे लड़ रहे थे। मसलन कि वो लड़ रहे थे इधर KPK के अंदर, जो इनके कबायली इलाके हैं, वो वहाँ पर सामने जो दुश्मन था उनके साथ वो लड़ाइयाँ कर रहे थे। लेकिन इन आर्मी चीफ़ की कमांड में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जो कि छुपे हुए थे। पाकिस्तान के गली मोहल्लों में जो दुश्मन डर के गली मोहल्लों में जो इलाकों में छुप चुके थे, तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने रद्दुल फ़साद के ज़रिए ये ऑपरेशन किया और उनको एलिमिनेट किया। दोस्तों, जनरल बाजवा के ही टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज़म है वो बिल्कुल ज़ीरो हुई है। दोस्तों, इसका सबसे पहले और ज़्यादा क्रेडिट जाता ही जनरल कमर जावेद बाजवा को है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम किया वो है फेंसिंग करना। जी हाँ, पाक अफ़गान बॉर्डर में फेंसिंग करना भी एक बहुत ही अहम जो है ना अमल रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा का। इन्होंने तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर के करीब फेंसिंग की है, जो कि 2017 में स्टार्ट हुई और 2019 तक ये रही। इस फेंसिंग के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की। इस फेंसिंग का मकसद ये था कि जो टेररिज़म का फ्लक्स आता है बॉर्डर क्रॉस से, उसको रोका जाए। तो अगर हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से जनरल कमर जावेद बाजवा की सर्विसेज को देखें, तो जनरल बाजवा से पहले पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी कंफ्यूज हमें नज़र आती थी। वैसे कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी वो हमेशा से ही अमेरिकी तसल्लुत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा से ही जो है वो बीजिंग और रशिया की तरफ टिल्ट हो रही थी। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के आने के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस देखने को हमें मिला। उन्होंने चाइना के साथ भी अपने राब्ते मजबूत किए, इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपने राब्ते इन्होंने स्ट्रॉन्ग किए। उसकी मिसाल हमें जो है वो 2021 के अंदर जो अमेरिका का इनखला की सूरत में नज़र आती है। जी हाँ, अमेरिका किसी भी सूरत पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मदद के बग़ैर अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकता था। और दोस्तों, ये जो इनखला है ये जनरल कमर जावेद बाजवा के टेन्योर में ही हुआ है, जो कि अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल रहा है। और इस इनखला के बाद पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी अमेरिका के सामने वो बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत अहमियत का हामिल है कि इन्हीं के टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी कशमकश रहीं। अब ये सियासी जो तब्दीलियां हैं, ये जो कशमकश हैं, ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जनरल कमर जावेद बाजवा की टेन्योर में हुआ वो ये कि फरवरी के अंदर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और इंडियन फ़ोर्सेस के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो गई। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने इनके 2 जहाज़ भी गिरा दिए, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की लीडरशिप की वजह से मज़ीद सिचुएशन वर्स नहीं हो सकी और वहीं पर ही कंट्रोल कर दिया गया। गुज़श्ता साल ही इंडिया की तरफ से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी जो सरज़मीन है उसके ऊपर फायर किया गया, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की एक कूल लीडरशिप की वजह से वो मज़ीद उसमें कशीदगी नहीं आ सकी। नहीं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से ही एक न्यूक्लियर वार की सिचुएशन रहती है। दोस्तों, लास्ट में जनरल कमर जावेद बाजवा की टेन्योर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। जी हाँ, ये जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट हम पाकिस्तानी आर्मी और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा को ही देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान आज फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छी जो है वो सूरत है। जब तक पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल था तो पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी थी वो नहीं आ रही थी। अब फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है, तो अब पाकिस्तान के लिए तमाम रास्ते खुल चुके हैं कि वो इजीली कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।